साथियों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील भट्ट है। मैं नारायण हेल्थ सिटी बेंगलोर में पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विभाग का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। मैं आपसे आज कोरोना वायरस की वजह से जो बीमारी है कोविड-19 उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। और मैं इसके बारे में जो बच्चे जिनका ब्लड कैंसर या कोई और कैंसर या कोई और ब्लड डिजीज़ से ग्रस्त हैं, उनके लिए इस डिज़ीज़ या इस इन्फेक्शन का जो अभी जो पैंडेमिक चल रहा है उस पर उसका क्या असर है और हमको अगले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में जब तक इन्फेक्शन चल रहा है उस पर हमको क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। पहले तो ये कि जो सवाल पूछा जाता है कि इन बच्चों का जिनका ब्लड डिजीज़ है, ब्लड के डिजीज़ है या कैंसर्स की जो शिकायत है, इन पे इस डिज़ीज़ का क्या असर है और हम स्पेशली इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है वो हमने देखा है कि वो ज़्यादातर इन्फेक्शन हर एक इंसान को, हर एक एज ग्रुप के इंसान को हो सकता है, लेकिन जो उसका जो सीवेरिटी है या इससे जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो ज़्यादातर ओल्डर एज में, जो लोग 60 साल से ऊपर की एज में हैं उनको ज़्यादा होते हैं और उनमें ज़्यादा होते हैं जिनमें कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, मतलब कोई ऑलरेडी उनमें कोई और बीमारी है साथ में, जैसे हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। और ये भी देखा गया है कि जो पेशेंट्स जिनका कैंसर का इलाज चल रहा है या कैंसर की दवाइयाँ खा रहे हैं, कीमोथेरेपी खा रहे हैं, ले रहे हैं, या किसी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई और ट्रांसप्लांट हुआ है, इन लोगों में इस बीमारी का जो असर है वो ज़्यादा सीवियर हो सकता है और जानलेवा हो सकता है। तो क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं जिनका ब्लड का इलाज है या कैंसर का इलाज चल रहा है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनकी इम्यूनिटी या तो बीमारी की वजह से या उसकी ट्रीटमेंट की वजह से कम होती है, तो उनमें कोरोना इन्फेक्शन से कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा है और जान का खतरा होने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए हम इस प्रॉब्लम को स्पेशली इन बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में, इनकी कॉन्टेक्स्ट में हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब मेरे को ये काफ़ी सारे जो बच्चे जैसे जो इन प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, उनके माँ बाप क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये इन्फेक्शन के हमको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। और उसका जवाब बहुत सरल है और सिंपल है। जो प्रिकॉशंस हर एक आदमी को कम्युनिटी में लेना चाहिए वही प्रिकॉशन इन बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। वैसे एक एडवांटेज हमको ये है कि जो बच्चे ये कैंसर से ग्रस्त हैं या कीमोथेरेपी पे हैं या इनका ट्रांसप्लांट हुआ है, इनके ये जो बच्चे हैं या इनकी जो फैमिलीज़ है वो ऑलरेडी काफ़ी प्रिकॉशंस लेते हैं, क्योंकि इनका बाकी सारे इन्फेक्शन से बचने के लिए भी ये लोग काफ़ी प्रिकॉशंस लेते हैं। ये बच्चे घर में रहते हैं, इनके माँ बाप उनके साथ घर में रहते हैं, ये खांसी बुखार ज़ुकाम लोगों से दूर रहते हैं, ये अस्पताल आने पे मास्क पहनते हैं या अपना हाइजीन अच्छा रखते हैं, साफ़ सफाई अच्छा रखते हैं। तो यही चीज़ें कोरोना वायरस के लिए भी काम आएंगी और वो कंटिन्यू करनी है हमको कोरोना वायरस के लिए भी। तो क्योंकि कोरोना वायरस एक एडिड कॉम्प्लिकेशन है, एक एडिड प्रॉब्लम है इनके लिए, तो ये जो सब हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं इन बच्चों के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए, हमको आजकल जब तक इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है हमको और ध्यान रखना है और ज़्यादा अच्छे से इन प्रिकॉशंस को अपने लिए फॉलो करना है। मतलब हाथ साफ़ करने हैं साबुन से, अगर अस्पताल आप आते हैं मास्क पहनिए मुंह पे और सैनिटाइज़र का बोतल लीजिए साथ में। तो कोई भी सरफेस को अस्पताल में टच करते हैं या कहीं भी बाहर कोई सरफेस को टच करते हैं, अपना सैनिटाइज़र से साफ हाथ को क्लीन कीजिए। खांसी बुखार जुकाम से दूर रहिए और घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। उनकी फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो इन शॉर्ट जो भी प्रिकॉशंस बाकी सब लोग कम्युनिटी में ले रहे हैं आपको भी लेना है और इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टली लेना है। एक और सवाल जो पूछा जाता है इन बच्चों और इन बच्चों की फैमिली से कि इस अभी जो पैंडेमिक है, अभी जो महामारी फैली हुई है, इससे हमारे बच्चे के ट्रीटमेंट पे क्या असर पड़ेगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यों, और इस क्वेश्चन को मैं 2 हिस्सों में लेना चाहता हूँ या 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। देखो, कैंसर का ट्रीटमेंट या ब्लड डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है, इसके जो हमारे पास जो बच्चे हैं ये 2 कैटेगरीज के बच्चे हैं। एक तो ये जिनका अभी कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है या नया डायग्नोसिस हुआ है या उनका ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है, अभी ट्रीटमेंट जो है उनका कंटिन्यूस चल रहा है। एक कैटेगरी ये है, या किसी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है अभी कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीना पहले। एक कैटेगरी पेशेंट्स की ये है। दूसरी कैटेगरी पेशेंट्स की ये है कि जिनका
पहले कैंसर था, पहले कोई ब्लड का डिजीज़ था, लेकिन वो ट्रीट हो चुका है, उसका कीमोथेरेपी था वो ख़त्म हो गया है, अभी इनको एक्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इनका अभी क्या चल रहा है, सर्वेलेंस का मतलब इनका हर 3-4 महीने में चेकअप चलता है, या हम उसको बोलते हैं मेंटेनेंस का दवाई चल रहा है। तो ये दूसरा कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स। तो मेरा सजेशन ये है कि जो दूसरा कैटेगरी ऑफ पेशेंट है, जहाँ पे आपका ट्रीटमेंट या तो ख़त्म हो चुका है या आपका ये मेंटेनेंस दवाइयाँ चल रही हैं, आप अस्पतालों में मत आइए, आप बड़े अस्पतालों में मत आइए। आपको अगर दूसरे शहर में जाना है जहाँ आपका ट्रीटमेंट होता था, वहाँ पे मत जाइए। आप अपने लोकल डॉक्टर को दिखाइए, लोकल हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे अगर कोई टेस्ट करना है, सीबीसी का टेस्ट करना है, एक्सरे करना है, वहाँ पे करवाइए और वो रिपोर्ट को अपने डॉक्टर को भेजिए जो आपको ऑन्कोलॉजिस्ट है, जो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट जो कैंसर का या ब्लड डिजीज का करता था, उनको रिपोर्ट भेजिए। तो अगर उनको आप ऑडियो कॉल से, वीडियो कॉल से उनसे सलाह ले सकते हैं, जो डॉक्टर आपको लोकली देख रहे हैं उन डॉक्टर साहब की इनके साथ बात करा सकते हैं, तो इसी लेवल पे ये इसी लेवल पे पूरा सॉल्व हो सकता है। आपको अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो पहला कैटेगरी ऑफ पेशेंट है, जिनका नया कैंसर डायग्नोज हुआ है या जिनका एक्टिवली कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, इन लोगों के लिए हम लोग ट्रीटमेंट का बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इनका ब्लड का कैंसर का शिकायत है, ब्लड डिजीज का शिकायत है, जिसके एक्टिव ट्रीटमेंट चाहिए, अगर हम उसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो वो उस वजह से उनको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उनकी जान जा सकती है। तो इसलिए मोस्टली हमको ये जो पहला कैटेगरी है, उन कैटेगरी का दवाई, कीमोथेरेपी और इलाज जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। हाँ, कहीं ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपकी ट्रीटिंग टीम समझते हैं कि हम इनका जो ट्रीटमेंट है अभी कुछ हफ्तों तक थोड़ा कम करें, उसका इंटेंसिटी कम करें, और जब ये पूरा महामारी ख़त्म होती है फिर इनका वापस इनका ट्रीटमेंट प्रॉपरली शुरू किया जाए, ऐसा कहीं पे पॉसिबल है। आप अपने ट्रीटिंग टीम से बात कर सकते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो बेशक करेंगे जब तक जो हमारा जो ये महामारी का जो ड्यूरेशन ख़त्म होता है। एक और सवाल पूछा जाता है ट्रांसप्लांट के कॉन्टेक्स्ट में, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो क्या करवाया जाए इस टाइम पे कि नहीं करवाया जाए। उसका भी जवाब 2 कैटेगरीज में है। वो ये कि क्या बच्चे को जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, क्या वो इमीडिएट कराने की ज़रूरत है, क्या वो इमरजेंसी कराने की ज़रूरत है, या हम वेट कर सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, यहाँ पे ट्रांसप्लांट की कोई इमरजेंसी नहीं है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि ट्रांसप्लांट के लिए आप वेट करें जब तक कि महामारी ख़त्म होती है, उसके बाद इसका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन कहीं पे जैसे ब्लड कैंसर है या कोई और शिकायत है, एप्लास्टिक एनीमिया है, जहाँ पे आप रुक नहीं सकते हैं प्रॉबली, क्योंकि अगर रुकने से बच्चे को और नुकसान हो सकता है और हानि हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आपका ट्रीटिंग टीम समझता है कि ट्रांसप्लांट हम नहीं वेट कर सकते, तो ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वेट करना हो सकता है उनके लिए हानिकारक हो। तो आपकी ट्रीटिंग टीम आपको इसके लिए सुझाव देंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको गाइड करेंगे। एक और क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है थैलेसीमिया पेशेंट्स की तरफ से। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक बीमारी है जहाँ पे बच्चों का ब्लड जो है वो नहीं बनता है और उनको बाहर से ब्लड देना पड़ता है। हर 2 से 3 हफ्ता 4 हफ्ता इनको ब्लड देना पड़ता है बाहर से, और क्योंकि इनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है रेगुलरली, तो ये अपने सेंटर्स में जाते हैं ब्लड दिलाने के लिए हर 2-4 हफ्ते में। अब इन पेशेंट्स को अभी के जो महामारी में, लॉकडाउन में 2 प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक तो ये कि जहाँ पे इनका सेंटर है, जहाँ पे ब्लड देने जाते हैं, वहाँ पे पहुँचना डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे ये लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, अगर वो ट्रैवल कर भी पाते हैं तो ब्लड की कमी है, ब्लड वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ब्लड का जो डोनेशंस है वो कम हुआ है पिछले कुछ हफ्तों से, तो ब्लड वो जाके वहाँ पे दे नहीं पा रहे। तो इन थैलेसीमिया पेशेंट्स के मेरे लिए मैं 3 सुझाव देता हूँ। एक ये कि बेशक आप कहीं स्पेशल सेंटर में जाते हैं ब्लड देने के लिए हर महीने, लेकिन जब तक ये महामारी है, जब तक ये प्रॉब्लम्स हैं, जब तक लॉकडाउन है, आप अपने पास के अस्पताल में, पास के क्लिनिक में जा सकते हैं, वहाँ पे ब्लड लगा सकते हैं। वो आपके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं कि अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है वहाँ पे पास ऑन कर सकते हैं, सो दैट उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन लोकल जगह में हो और सेफली हो। दूसरा, ब्लड डोनेशन, ब्लड देने से पहले, इन बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से पहले आप अपने सेंटर में बात कीजिए, उनको फ़ोन कीजिए कि क्या ब्लड अवेलेबल है, क्या ये ग्रुप का ब्लड अवेलेबल है, तभी आप सेंटर में जाइए। जब आप इंश्योर कर ले कि ब्लड अवेलेबल है, और उसके बाद फिर ट्रैवल कीजिए वहाँ पे ब्लड देने के लिए। और तीसरा जो है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मेरे को लगता है प्रैक्टिकल है अभी के टाइम में, वो ये कि यूजली हम थैलेसीमिया पेशेंट्स को बोलते हैं इनका जो ब्लड का लेवल है ब्लड देने से पहले 9.5 से 10.5 ग्राम के बीच में होना चाहिए,
क्योंकि अभी ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम है, ब्लड के अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो मेरा ये मानना है कि हम 7.5-8 तक भी अगर लेवल रखते हैं 1-2 महीने के लिए, लॉन्ग रन में कोई डैमेज या ऐसा कोई खराबी बच्चों को होने वाला नहीं है उससे। तो अगर पॉसिबल नहीं है 9.5-10 का लेवल मेंटेन करना, 7-8 लेवल भी मेंटेन कर पाते हैं 1-2 महीने के लिए जब तक ये महामारी रहती है, तो वो बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं, उनके माँ बाप पूछते हैं जो इन बीमारियों से ग्रस्त है, वो कहते हैं कि डाइट क्या लेना चाहिए कोरोना वायरस की महामारी के चलते हुए, या क्या बच्चों को एक्सरसाइज करना है नहीं करना है। तो मेरा जो रिकमेंडेशन वो ये है कि डाइट में कोई कमी या कोई भी मॉडिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही जो हमारे बच्चे, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये पूरा प्रिकॉशन लेते हैं, वो यूजली घर का खाना बना के खाते हैं, वो कुक्ड खाना बना के खाते हैं, साफ़ खाना। तो ये एप्लीकेबल होता है। पोषक खाना लीजिए, जो भी पहले आप खाते थे सेम डाइट जो आपको डॉक्टर्स ने एडवाइस किया, वो आप सेम डाइट कंटिन्यू कर सकते हैं। कोरोना वायरस के चलते कोई स्पेशल डाइटरी प्रिकॉशंस लेने का ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज बिल्कुल, कोरोना वायरस के चलते एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आधा घंटा आप 40 मिनट आप एक्सरसाइज करिए, सो दैट आप पोषक डाइट एक्सरसाइज करते हैं, अपना इम्यूनिटी का लेवल ठीक रखते हैं, जिससे हमको इस महामारी से लड़ने में भी हमको फ़ायदा होगा। नाउ कुछ हमारे फैमिलीज़ वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर अब बच्चे में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन का लक्षण दिखे हमको, तो हम क्या करें। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये कि अगर बच्चा, आपको लगता है कि खांसी, जुकाम, बुखार, सांस में दिक्कत जो कि कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं, अगर ऐसा कुछ लगता है, आपको अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से प्लीज़ तुरंत बात कीजिए, और आपको ट्रीटिंग जो डॉक्टर है आपको समझाएंगे कि आपको क्या करना है। अगर वो ट्रीटिंग डॉक्टर जो सेंटर में आप इलाज करवाते हैं, अगर उस सेंटर में कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट होता है या कोरोना वायरस का फैसिलिटी है वहाँ पे टेस्टिंग की और ट्रीटमेंट की, तो बेशक आप उनको वहाँ पे बुला लें, वो आपको वहाँ पे बुला लेंगे और वहाँ पे जैसे बाकी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है वैसे होगा। लेकिन अगर वो ऑन्कोलॉजी सेंटर है, वो सिर्फ कैंसर सेंटर है जहाँ पे कि इसकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं है, तो आपको गाइड करेंगे कि आपके पास में कौन सा ऐसा सेंटर है जहाँ पे आप जा सकते हैं ये टेस्ट कराने के लिए और उसका इलाज कराने के लिए। एक और सवाल ये पूछा जाता है कि अगर ये पेशेंट का या उनके माँ बाप का, उनके फैमिली मेम्बर्स का किसी कोरोना वायरस पेशेंट के साथ कांटेक्ट है तो क्या किया जाए। तो यहाँ पे भी आपको अपनी ट्रीटिंग टीम से बात करना चाहिए और वो आपको समझाएंगे कि आपको क्या एहतियात लेने हैं अगर आपने ऑलरेडी किसी के साथ कांटेक्ट में आए हैं, आपको कब हॉस्पिटल रिपोर्ट करना है, आपको कैसे लक्षण क्या होंगे उस टाइम पे आप हॉस्पिटल आएंगे, तो वो सब आपको ट्रीटिंग टीम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, उनके साथ कांटेक्ट में बना रहिए। एक प्रॉब्लम जो हमको आजकल फील हो रही है इन बच्चों का ख्याल रखने में, वो है ब्लड की कमी। मैंने पहले भी बताया कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते जो ब्लड डोनेशंस हैं वो काफ़ी कम हुए हैं। काफ़ी हॉस्पिटल्स में और ब्लड बैंक्स में ब्लड की काफ़ी कमी है, और हमको सबको पता है कि इन बच्चों को इनकी देखभाल के लिए हमको ब्लड, प्लेटलेट्स और बाकी सारे जो ब्लड के रिलेटेड कंपोनेंट्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा जनरल पब्लिक को आपके थ्रू एक मैसेज ये है कि ब्लड डोनेशंस के साथ कोई वास्ता नहीं है महामारी का। बिल्कुल कोरोना वायरस की महामारी के दौरान जो भी हेल्दी लोग हैं वो अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड बैंक पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं, पूरी एहतियात बरत रहे हैं कि जब आप ब्लड डोनेशन देने जाएं आपका पूरा वहाँ पे जो है हर प्रिकॉशन के साथ में ब्लड लिया जाएगा। और प्लीज़ आप आगे आइए, ब्लड डोनेशन कीजिए, सो दैट ये बच्चों को या और भी लोगों को जिनको ब्लड की ज़रूरत है उनको ब्लड मिल पाए। तो लास्ट जो मेरा पॉइंट ये है डिस्कस करने का, वो ये कि काफ़ी फेयर है, काफ़ी डर है लोगों के मनों में, कॉमन लोगों के मनों में काफ़ी डर है। स्पेशली जो ये बच्चे हैं, उनके माँ बाप, उनके जो केयर टेकर्स हैं, फैमिली वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग, काफ़ी जानलेवा डिजीज़ का, बीमारी का ऑलरेडी वो ख्याल रख रहे हैं अपने घर में। किसी बच्चे का ऐसा प्रॉब्लम है और उसके ऊपर ये महामारी का जो एडेड डर है, तो काफ़ी सारे लोग डरे हुए हैं। और ये काफ़ी कॉमन है कि लोग इसमें डिप्रेशन में कोई गलत डिसीजंस ले रहे हैं इस डर की वजह से। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि प्लीज़ अपने आप को अपडेट रखिए, लेकिन ज़्यादा इस फेयर में, इस डर खौफ में ना जाए।
पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पढ़िए, पॉजिटिव चीज़ें पढ़िए, पॉजिटिव चीज़ें करिए, अपने आप को बिज़ी रखिए। पूरा दिन न्यूज़ के साथ में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बारे में पढ़ना और गलत जो है इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पे घूम रही है उस पे अपना टाइम वेस्ट करना और उसको अपने मन में डर बिठाना सही नहीं है। उसे दूर रहें। लेकिन अगर आपको मन में लग रहा है, आपको डर है, आपको परेशान हो रहा है, परेशानी हो रही है, आप अपनी ट्रीटिंग टीम से प्लीज़ बात कीजिए। वो आपको बिल्कुल आपके साथ बैठ के इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं और आपको मदद कर सकते हैं इस डर से बाहर निकालने के लिए। तो दोस्तों, कंक्लूड करने से पहले मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि ये काफ़ी मुश्किल टाइम है, हम सब के लिए मुश्किल टाइम है, स्पेशली आपके लिए मुश्किल टाइम है क्योंकि आप ऑलरेडी किसी और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोग मिल के इस महामारी से बाहर आएंगे, हम इसके साथ फाइट करेंगे। तो हम हर एक आदमी अपना छोटा कंट्रीब्यूशन करके इस इन्फेक्शन को मार सकता है, इस इन्फेक्शन को हरा सकता है। मेरा एक रिक्वेस्ट मेरे अपने फिजिशियन फ्रेंड्स के लिए भी है जो इन बच्चों का ख्याल रख रहे हैं कि अपने फ़ोन नंबर्स, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनके साथ, पेशेंट्स के साथ, पेशेंट फैमिली के साथ शेयर कीजिए। वीडियो कंसल्ट, ऑडियो कंसल्ट में अवेलेबल रहे सो दैट जो भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम या कोई भी शंका हो पेशेंट्स की फैमिलीज़ के मन में, जो आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं और अवेलेबल हो उनको वो चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।